नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहना चाहिए एक मूलभूत सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये सिद्धांत है विशेष। सोचिए जैसे हिमालय की शांत वादियों में आचार्य काश्यप अपने शिष्य विद्याधर को समझा रहे हैं। हाँ, विद्याधर ने षट पदार्थों द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय को समझ लिया है, पर अब उनकी जिज्ञासा है विशेष को और गहराई से जानने की। बिल्कुल, क्योंकि ये चिकित्सा का आधार स्तंभ जो है। सही कहा। तो आज हम इसी विशेष पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और हम मिलकर समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है, आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कैसे होता है और क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये जानना जरूरी है कि ये सब पदार्थ विज्ञानम का हिस्सा है, आयुर्वेद की नींव। हाँ, जो सिर्फ साइंटिफिक समझ नहीं देता बल्कि एक नैतिक आधार भी तैयार करता है। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये विशेष आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। देखिए, एक दर्शन है विशेषिक दर्शन, हाँ, सुना है। आयुर्वेद के सिद्धांतों का एक स्रोत। हाँ। उसमें विशेष का मतलब बताया गया है भेद या कहिए विशिष्टता। अच्छा। मतलब वो गुण जो एक चीज को दूसरी से अलग करता है, उसकी अपनी एक पहचान बनाता है। ठीक है, ये तो हुई दार्शनिक बात। हाँ, वो दार्शनिक परिभाषा तो है, लेकिन आयुर्वेद क्योंकि एक चिकित्सा विज्ञान है, उसका लक्ष्य थोड़ा अलग है, ज्यादा व्यावहारिक है। मतलब सेहत बनाए रखना और रोग दूर करना। बिल्कुल। इसलिए आयुर्वेद विशेष को सिर्फ पहचान बताने वाले गुण के तौर पर नहीं देखता। उसके लिए ये एक सक्रिय कारक है जो शरीर में बदलाव लाता है। बदलाव लाता है? कैसे? चरक संहिता का एक सूत्र है जो इसकी कुंजी है, ह्रास हेतुर विशेषश्च। ह्रास हेतुर विशेषश्च। ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है विशेष ह्रास यानी कमी या क्षय का कारण है। कमी का कारण? हाँ, मतलब जो चीज बढ़ी हुई है उसे कम करने वाला तत्व या गुण विशेष है। ये सामान्य सिद्धांत से ठीक उल्टा है। सामान्य मतलब जो वृद्धि लाता है जी, समान गुणों से। सही। सामान्य मतलब वृद्धि जी। और विशेष मतलब कमी या क्षय। आयुर्वेद में अगर शरीर का कोई तत्व या दोष, मान लीजिए कोई ऊर्जा असंतुलन बढ़ गया है, तो उसे संतुलित करने के लिए, कम करने के लिए ठीक विपरीत गुणों वाले विशेष का प्रयोग किया जाता है। और यही सिद्धांत आप देखें तो आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा रणनीति का आधार बनता है। ये दिलचस्प है, पर एक सवाल मन में आता है, जैसे विद्याधर ने भी शायद सोचा होगा, अगर ये सिद्धांत वैशेषिक दर्शन से आया है तो वहां तो क्रम अलग है, द्रव्य गुण कर्म पहले आते हैं। हाँ, वहां वर्गीकरण पर जोर है। तो फिर आयुर्वेद ने सामान्य और विशेष को इतनी प्राथमिकता क्यों दी, उन्हें पहले क्यों रखा? इसका सीधा संबंध आयुर्वेद के उद्देश्य से है, जो है चिकित्सा। वैशेषिक का काम है सृष्टि के तत्वों को समझना, उनका वर्गीकरण करना, पहचानना। और आयुर्वेद का लक्ष्य? आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है शरीर में संतुलन बनाए रखना, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। हमारे शरीर में स्वास्थ्य और रोग की पूरी प्रक्रिया। मतलब बीमारी क्यों होती है, उसके लक्षण क्या हैं, इलाज कैसे होगा? हाँ, ये सब वृद्धि यानी सामान्य सिद्धांत और क्षय यानी विशेष सिद्धांत पर ही निर्भर करता है। इसीलिए आयुर्वेद इन दो सिद्धांतों को सबसे आगे रखता है, क्योंकि शारीरिक संतुलन इन्हीं पर टिका है। तो यहाँ पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई चीज शरीर पर क्या असर डाल रही है, उसका कर्म क्या है। बिल्कुल, एक्शन इज की हियर। ठीक है, तो विशेष यानी कमी लाने वाला सिद्धांत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही तरह का होता है या इसके भी प्रकार हैं? आपने कहा था सूत्रों में वर्गीकरण की बात है। हाँ, बिल्कुल है। आयुर्वेद इसे और व्यावहारिक बनाने के लिए 3 स्तरों पर देखता है, ताकि चिकित्सा और भी सटीक हो सके। 3 स्तर कौन कौन से? ये 3 प्रकार हैं: द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य गुण कर्म, ये तो पदार्थ विज्ञान के मूल तत्व हैं। तो विशेष इनमें कैसे लागू होता है? पहला, द्रव्य विशेष क्या है? द्रव्य विशेष का मतलब है किसी बड़े हुए दोष या धातु को कम करने के लिए ऐसे पूरे पदार्थ यानी सब्सटेंस का उपयोग करना जिसके गुण उस बड़े हुई चीज के गुणों के ठीक विपरीत हों। अच्छा, कोई उदाहरण? जरूर। जैसे आयुर्वेद में 3 मुख्य दोष हैं: वात, पित्त, कफ। मान लीजिए किसी के शरीर में कफ दोष बहुत बढ़ गया है। कफ के गुण जहां तक मुझे याद है भारी, चिकना, ठंडा, मीठा, ऐसे होता है। बिल्कुल सही। गुरु, स्निग्ध, शीत, मधुर। अब इसे कम करने के लिए द्रव्य विशेष के रूप में शहद यानी मधु का प्रयोग किया जा सकता है। शहद
वो कैसे? क्योंकि शहद के गुण कफ से विपरीत हैं। वो रूखा, रुक्ष, हल्का, लघु और कसाया है। अच्छा, तो पूरे शहद का इस्तेमाल कफ के विपरीत गुणों के कारण हुआ। हाँ, इसी तरह मान लीजिए शरीर में मेद धातु यानी वसा बहुत बढ़ गई है, मोटापा, जिसे मेदोवृद्धि कहते हैं। तो उसके लिए तो कुल्थ या बाजरा जैसे द्रव्यों का प्रयोग। इनके गुण मेद के विपरीत हैं, रूखे हैं, हल्के हैं। ये द्रव्य विशेष का उदाहरण है। समझ गए, यानी पूरे पदार्थ का इस्तेमाल जिसके गुण उल्टे हों। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं गुण विशेष। ये सुनने में ज्यादा सूक्ष्म लगता है। बिल्कुल, और गुण विशेष शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। बहुत वर्सेटाइल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पूरे द्रव्य पर ध्यान ना देकर रोग या बढ़े हुए दोष के विशिष्ट गुणों यानी क्वालिटीज को टारगेट किया जाता है और उनके ठीक विपरीत गुणों का प्रयोग होता है। ये ज्यादा सटीक तरीका है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझाएंगे प्लीज। जरूर। मान लीजिए वात दोष बढ़ा हुआ है। वात के मुख्य गुण क्या हैं? रूखापन, ठंडापन, हल्कापन। हाँ, रूक्षता, शीतलता और लघुता। अब गुण विशेष के सिद्धांत के अनुसार वात को शांत करने के लिए हमें इसके ठीक विपरीत गुणों का प्रयोग करना होगा। जैसे वात की रुक्षता को कम करने के लिए स्निग्ध यानी चिकने गुण वाली चीजें, तेल या घी का प्रयोग। ठीक। शीतलता को कम करने के लिए उष्ण यानी गर्म गुण वाली औषधियां या आहार। और हल्केपन के लिए? हल्केपन को संतुलित करने के लिए गुरु यानी भारी गुण वाली चीजें। तो यहाँ स्निग्धता, उष्णता और भारीपन वात के गुणों के गुण विशेष हुए। अच्छा, तो ये सिर्फ आग बुझाने के लिए पानी जैसा नहीं बल्कि बहुत विशिष्ट गुणों का मिलान है। स्पेसिफिक क्वालिटीज को काउंटर करना है। एग्जैक्टली। पित्त और कफ के लिए भी सिद्धांत वही रहता है। पित्त के गुण तो गर्म और तीखे होते हैं, उष्ण और तीक्ष्ण। हाँ, तो इसके गुण विशेष क्या होंगे? ठंडापन और सौम्यता। बिल्कुल। शीतलता और मृदुता, जैसे पित्त को शांत करने के लिए घी का प्रयोग क्योंकि वो शीतल है, या ठंडी तासीर वाली औषधियां। और कफ के लिए? उसके गुण तो भारी और चिपचिपे थे, गुलू और पिच्छिल। तो इसके गुण विशेष होंगे हल्कापन, लघुता और रूखापन, रुक्षता। और शायद गर्माहट भी, क्योंकि कफ ठंडा होता है। हाँ, उष्णता भी कफ को कम करती है। तो गुण विशेष की खूबी यही है कि यह हमें ठीक ठीक बताता है कि किसी औषधि या आहार का कौन सा गुण वास्तव में असर कर रहा है, थेराप्यूटिक इफेक्ट कहाँ से आ रहा है। ये तो बहुत सटीक लगता है। अच्छा, तीसरा प्रकार था कर्म विशेष। इसका क्या मतलब है? कर्म मतलब एक्शन? हाँ, कर्म विशेष का संबंध क्रियाओं यानी एक्शंस या गतिविधियों से है। इसमें ऐसी क्रियाओं का उपयोग किया जाता है जो बढ़े हुए दोष के स्वभाव या गुण के विपरीत हों। क्रियाएं कैसे विपरीत हो सकती हैं? ये थोड़ा कम समझ आया। उदाहरण से समझते हैं। कफ दोष या मेद धातु वसा का स्वभाव कैसा होता है? भारी होता है, स्थिर होता है, मतलब इमोबाइल क्वालिटी। हाँ, भारीपन और स्थिरता। तो इसका कर्म विशेष क्या होगा? ऐसी क्रियाएं जो इसके विपरीत हों। मतलब? गतिशील, तेज। बिल्कुल, गतिशील, चल और तेज, तीक्ष्ण क्रियाएं, जैसे भारी शारीरिक श्रम करना या व्यायाम करना। ये कफ और मेद का कर्म विशेष है। क्योंकि व्यायाम में गतिशीलता और सक्रियता होती है जो कफ की स्थिरता के विपरीत है। सही पकड़ा। इसी तरह सोना या ज्यादा आराम करना कफ को बढ़ाता है क्योंकि उसमें स्थिरता है। तो इसका कर्म विशेष हुआ जागते रहना, सक्रिय रहना। अरे वाह! यानी सिर्फ दवा या खाना ही नहीं बल्कि हमारी गतिविधियां भी विशेष सिद्धांत के तहत आती हैं। निश्चित रूप से। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक इन तीनों द्रव्य, गुण और कर्म विशेष का इस्तेमाल करके एक होलिस्टिक उपचार योजना बना सकता है। बिल्कुल सही। यही तो आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण है। उपचार में सिर्फ औषधि नहीं होती, सही आहार जो द्रव्य और गुण विशेष से जुड़ा है और सही जीवन शैली जो कर्म विशेष से जुड़ी है भी शामिल होती है। और चिकित्सा में सामान्य और विशेष दोनों का प्रयोग होता होगा। हाँ, संतुलन लाने के लिए दोनों जरूरी हैं। अगर शरीर में किसी धातु या ऊतक की कमी है, मान लीजिए किसी को कमजोरी है, वजन कम है, तो उसे बढ़ाने के लिए सामान्य गुणों वाली चीजों यानी सामान्य सिद्धांत का प्रयोग होगा, पोषण दिया जाएगा। और अगर कोई दोष या धातु जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए विपरीत गुणों विशेष सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा, क्षय किया जाएगा। आयुर्वेद में जो शोधन चिकित्सा होती है, जैसे वमन, विरेचन, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं,
हाँ, पंचकर्म का हिस्सा। क्या वो भी इसी विशेष सिद्धांत पर आधारित है? हाँ, मुख्य रूप से शोधन चिकित्सा का उद्देश्य ही शरीर से बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालकर उनकी मात्रा कम करना है। ये स्पष्ट रूप से विशेष सिद्धांत का प्रयोग है, क्योंकि यह ह्रास या क्षय लाता है। और शमन चिकित्सा, जिसमें दोषों को शांत करते हैं। शमन चिकित्सा में भी, जिसमें दोषों को शरीर से बाहर निकाले बिना शांत किया जाता है, उसमें भी ज्यादातर विपरीत गुणों वाली औषधियों और आहार का प्रयोग होता है, यानी गुण विशेष का इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में 6 शमन उपाय बताए गए हैं शायद। हाँ, लंघन, हल्का भोजन या उपवास, रूक्षण, रूखापन लाना, स्नेहन, चिकनाई देना, स्वेदन, पसीना लाना, स्तंभन, किसी बहाव को रोकना, और बृहण, पोषण देना। तो बृहण को छोड़कर बाकी सभी मुख्य रूप से गुण विशेष के आधार पर ही काम करते हैं। दोषों के गुणों के विपरीत गुणों का प्रयोग करके उन्हें शांत करते हैं। ये सब तो ठीक है, सिद्धांत समझ आ रहा है, लेकिन क्या ये हर किसी पर एक जैसा लागू होता है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर मरीज अलग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। यहीं पर विशेष सिद्धांत का एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आता है, रोगी विशेष। रोगी विशेष मतलब? पेशेंट स्पेसिफिक। हाँ, इसका मतलब है वैयक्तिकरण या पर्सनलाइजेशन। आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं कहता कि रोग के विपरीत औषधि दे दो। वो कहता है कि चिकित्सक को रोगी की प्रकृति, उसकी उम्र, उसका बल यानी शारीरिक शक्ति, और उसकी पाचन शक्ति यानी अग्नि, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इन सब कारकों को ध्यान में रखकर ही ये तय करना चाहिए कि विशेष चिकित्सा यानी विपरीत गुणों वाली चिकित्सा की कितनी मात्रा देनी है और किस प्रकार की तीव्रता रखनी है, इंटेंसिटी क्या होगी। इसे और स्पष्ट करेंगे? कोई उदाहरण? मान लीजिए 2 लोगों को एक ही दोष बढ़ा हुआ है, लेकिन एक रोगी बलवान है, उसकी पाचन शक्ति अच्छी है, तो वो शायद तीव्र चिकित्सा सह सकता है। हाँ, वो शायद तीव्र विशेष चिकित्सा जैसे कि शोधन कर्म सहन कर सकता है। लेकिन दूसरा रोगी दुर्बल है, कमजोर है, अगर उससे भी वही तीव्र शोधन दे दिया तो उसके शरीर का और क्षय हो सकता है, उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए दुर्बल रोगी को हल्की विशेष चिकित्सा दी जाएगी, जैसे कि शमन उपचार। तो ये सिद्धांत वैद्य को हर रोगी के लिए एक यूनिक यानी विशेष उपचार योजना बनाने की आजादी और समझ देता है। बिल्कुल। और कुछ खास रोग हैं जैसे अवबाहुक यानी फ्रोजन शोल्डर या शीत हृदय यानी चिलब्लेंस, उनमें मस्तिष्क यानी सिर पर तेल डालना या बस्ती मेडिकेटेड एनेमा जैसी जो विशिष्ट चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो इसी व्यक्तिगत और लक्ष्य देखभाल का उदाहरण है। रोगी विशेषा इन एक्शन। तो ये सिद्धांत सिर्फ इलाज में नहीं बल्कि रोग की रोकथाम में भी मदद करता होगा, प्रिवेंशन में। निश्चित रूप से रोग निदान और रोकथाम दोनों में इसकी अहम भूमिका है। आयुर्वेद के अनुसार रोग एकदम से पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे विकसित होता है, जिसे षट क्रिया काल या रोग की 6 अवस्थाएं कहते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है शरीर में दोषों के संचय यानी एक्यूमुलेशन से। और ये संचय क्यों होता है? समान गुणों वाले आहार विहार यानी सामान्य सिद्धांत के कारण। अच्छा, तो एक कुशल वैद्य अगर रोग की इसी पहली अवस्था संचय में ही बढ़े हुए दोषों को पहचान ले तो वो उन्हें वहीं रोक सकता है। हाँ, वो तुरंत विपरीत विशेष गुणों वाले आहार विहार या औषधि का प्रयोग करके रोग को अगली अवस्थाओं में बढ़ने से रोक सकता है। देखिए, हमारा शरीर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, गतिशील संतुलन। हाँ, सामान्य के कारण जो वृद्धि होती रहती है उसे संतुलित करने के लिए विशेष एक आवश्यक काउंटर फोर्स का काम करता है, संतुलन बनाए रखता है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक, बहुत लॉजिकल लगता है, पर सवाल फिर वही आता है, क्या ये हजारों साल पुराना सिद्धांत आज की आधुनिक दुनिया में, आज के विज्ञान के दौर में भी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सिर्फ आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है, ये तर्क का, लॉजिक का एक सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ये। कैसे? आधुनिक विज्ञान में इसके उदाहरण मिलते हैं, कई मिलते हैं। सबसे स्पष्ट उदाहरण है आधुनिक शरीर विज्ञान का होम्योस्टैसिस का सिद्धांत। होम्योस्टेसिस यानी शरीर की अपने अंदरूनी माहौल को स्थिर रखने की क्षमता। बिल्कुल। जब भी शरीर में कोई प्रक्रिया सामान्य से बढ़ जाती है, ये हुई सामान्य या वृद्धि, तो शरीर तुरंत उसके विपरीत या विरोधी क्रिया करता है, एंटागोनिस्टिक एक्शन, ताकि उसे वापस सामान्य स्तर पर लाया जा सके। हाँ। और ये जो विरोधी क्रिया है, जो बढ़ी हुई चीज को कम करती है, ये क्या है?
ये विशेष या ह्रासी तो है। अच्छा, जैसे आपने कहा ब्लड शुगर बढ़ने पर इंसुलिन का निकलना उसे कम करने के लिए। बिल्कुल। या शरीर का तापमान बढ़ने पर पसीना आना ताकि शरीर ठंडा हो सके। ये तो रोजमर्रा की बात है। हाँ, ये निरंतर चलने वाली विपरीत क्रियाएं एक प्रक्रिया को कम करने के लिए दूसरी विपरीत प्रक्रिया का सक्रिय होना, यही तो विशेष सिद्धांत का मूल तत्व है। ये दिखाता है कि विपरीत शक्तियों द्वारा संतुलन बनाए रखना जीवन का एक मौलिक, एक फंडामेंटल नियम है। वाकई। और कोई उदाहरण? विश्व विज्ञान को देखिए, टॉक्सिकोलॉजी। किसी जहर यानी पॉइजन के उपचार का आधार ही विशिष्ट सिद्धांत है। वो कैसे? विष अपने विशिष्ट गुणों से शरीर को हानि पहुंचाता है, जैसे अत्यधिक गर्मी, तीक्ष्णता या सूखापन। ठीक। उसका जो प्रतिविष होता है, एंटीडोट, वो कैसा होता है? वो ऐसा पदार्थ होता है जिसके गुण और क्रिया विष के ठीक विपरीत हों। मतलब अगर विष गर्म है हाँ। तो एंटीडोट ठंडा होगा। हाँ, अगर विष किसी प्रक्रिया को बहुत तेज कर रहा है तो एंटीडोट उसे धीमा करेगा। चरक संहिता में भी साफ लिखा है कि विष का उपचार उसके गुणों के विपरीत गुणों वाले आहार, विहार या औषधि से करना चाहिए। तो ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बिल्कुल। ये इस सिद्धांत की सार्वभौमिकता, उसकी यूनिवर्सैलिटी को प्रमाणित करता है। तो ये सिद्धांत सिर्फ प्राचीन दर्शन या चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि आज के विज्ञान से भी गहराई से जुड़ता है। भविष्य के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है? मतलब आगे क्या? मुझे लगता है विशेष का सिद्धांत चिकित्सा को और भी ज्यादा व्यक्तिगत बनाने में मदद कर सकता है, हाइपर पर्सनलाइज्ड जिसे कहते हैं, और साथ ही साक्ष्य आधारित यानी एविडेंस बेस्ड बनाने में भी। वो कैसे? देखिए, आयुर्वेद में अनगिनत आहार और औषधियां हैं, लेकिन किस रोगी के लिए, किस अवस्था में, कौन सी चीज कितनी मात्रा में और किस गुण वाली उपयुक्त होगी, इसका सटीक निर्धारण विशेष की गहरी समझ से ही संभव है। तो आधुनिक शोध इस पर काम कर सकता है? हाँ, आधुनिक शोध इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि किसी व्यक्ति के रोग या दोष के गुणों के विपरीत ठीक कितनी तीव्रता और किस प्रकार के विशेष उपचार की जरूरत है। क्वांटिफाई कर सकते हैं इसे, ताकि परिणाम और भी बेहतर मिल सकें, प्रिडिक्टेबल हों। यानी ये सिद्धांत आयुर्वेद को और वैज्ञानिक प्रामाणिकता और मजबूती दे सकता है। हाँ, ये पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शोध और परमाणु से जोड़ने का एक मजबूत तार्किक आधार देता है। इससे आयुर्वेद के क्लिनिकल इंटरवेंशंस और भी सटीक और प्रभावी बन सकते हैं। और इसका दायरा शायद सिर्फ चिकित्सा तक ही सीमित ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। संतुलन के लिए विपरीत शक्तियों का उपयोग करने का ये नियम आप कहीं भी देख सकते हैं, पारिस्थितिकी में, अर्थव्यवस्था में, यहाँ तक कि सामाजिक गतिशीलता में भी। जहां भी कोई चीज अति की ओर जाती है, उसे संतुलित करने के लिए विपरीत शक्तियों या नीतियों की जरूरत पड़ती है। आज हमने समझा कि विशेष आयुर्वेद का एक कितना मौलिक और शक्तिशाली सिद्धांत है। ये सामान्य जो वृद्धि और समानता लाता है उसका पूरक है। ये क्षय यानी कमी या विपरीतता का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ ही विलक्षणता का भी, हर चीज का अपना अलग होना। हाँ, इंडिविजुअलिटी भी इसी में निहित है। हमने इसके 3 व्यावहारिक रूप देखे, द्रव्य, गुण और कर्म विशेष। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने रोगी विशेष यानी हर व्यक्ति के लिए उपचार को व्यक्तिगत बनाने में इसके महत्व को जाना, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की नींव। बिल्कुल। आचार्य चरक का सूत्र ह्रास हेतुर विशेषश्च, विशेष कमी का कारण है, और वैशेषिक दर्शन का कथन कि सामान्य एकता लाता है और विशेष भेद उत्पन्न करता है, और विशेष का अर्थ है विपरीतता, ये दोनों ही इसके सार को पकड़ते हैं। विपरीतता के द्वारा संतुलन स्थापित करना, यही इसका मूल मंत्र है, बैलेंस थ्रू ऑपोजिशन। ने विद्याधर को समझाया होगा, सच्चा वैद्य वही है जो ये जानता है कि कब सामान्य द्वारा वृद्धि करनी है और कब विशेष द्वारा क्षय करना है, और जो हर रोगी की अद्वितीय आवश्यकता के अनुसार इस ज्ञान का सही उपयोग कर सके। विशेष की समझ ही व्यक्तिगत चिकित्सा की कुंजी है, और शायद यही आयुर्वेद की असली ताकत भी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, संतुलन प्राप्त करने के लिए विपरीत शक्तियों का उपयोग करने का ये जो सार्वभौमिक नियम है, ये जीवन के अन्य किन पहलुओं पर लागू हो सकता है? हमारे रिश्तों में, समाज में, या प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में? इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत खूब, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।